हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी का आपका अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। तो कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं सब मस्त है, स्वस्थ है और पढ़ाई बहुत ही जबरदस्त तरीके से कर रहे हैं। जी हां, आज का वीडियो आप सभी के लिए काफी ज्यादा स्पेशल होने वाला है। जी हां, क्योंकि हम लोग इसमें देखने वाले हैं बोर्ड परीक्षा का बिल्कुल ओरिजिनल, यानी जो एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है 2025 का ओरिजिनल प्रश्न पत्र, जो आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। आपको पहले ही बता दें, 2025 में साइंस का 2 पेपर हुआ था, क्योंकि एक पेपर आपका कैंसिल हो गया था और फिर से और एक पेपर हुआ था। तो ये दूसरा वाला पेपर है। पहला पेपर आप लोग हो सकता है देख चुके होंगे, ये वाला अब तक नहीं देखे होंगे। ध्यान से देखिएगा, और इस पैटर्न पर भी कुछ सवाल आप लोग रहेंगे, तो ध्यान से देखिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन मैच होते ही हैं और 2025 से आपका जरूर आपको एक आइडिया मिलेगा कि आखिर किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए आज के शानदार सेशन की शुरुआत करते हैं। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा बोर्ड एग्जाम की तैयारी धुआंधार तरीके से करने के लिए, हर एक अपडेट पाने के लिए। चलिए देखते हैं क्या क्या प्रश्न है। मोस्ट इंपोर्टेंट आपका ये विज्ञान का प्रश्न पत्र है। चलिए फटाफट से हम लोग प्रश्नों को देख लेते हैं कि आखिर क्या क्या प्रश्न है। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने आ रहा है, जो है क्या, देखिए ध्यान से देखिएगा। क्या कि एक अवतल दर्पण में वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी दोनों 40 सेंटीमीटर। क्या है? एक अवतल दर्पण में वस्तु और किसका, प्रतिबिंब का, दोनों का दूरी 40 सेंटीमीटर है, तो दर्पण की फोकस दूरी कितना होगा। यानी इसमें कहा गया है कि भाई आप वस्तु का दूरी और प्रतिबिंब का दूरी, यानी आप जहां पर वस्तु को रख रहे हो अवतल दर्पण के सामने, वहीं पर प्रतिबिंब बन रहा है ना। जब ये कहा जा रहा है कि भाई वस्तु का दूरी और प्रतिबिंब का दूरी समान है, मतलब हम क्या कह सकते हैं कि जहां पर हम वस्तु को रख रहे हैं वहीं पर प्रतिबिंब बन रहा है। तो अवतल दर्पण में ऐसा कौन सा केस होता है, कौन सा कंडीशन होता है कि जहां पर वस्तु को रखते हैं वहीं पर प्रतिबिंब बनता है? तो आप लोग बोलेंगे सर वक्रता केंद्र पर, यानी जब वस्तु को सी पर रखते हैं तो सी पर ही बनता है। बनता है कि नहीं बनता है? तो देखो क्या बोल रहा है कि एक अवतल दर्पण में वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी 40 सेंटीमीटर है, यानी ये जो 40 सेंटीमीटर क्या है, वक्रता के केंद्र की दूरी दिया है। जरा समझो, दिमाग को चलाओ, क्योंकि बोल रहा है कि वस्तु का दूरी प्रतिबिंब का दूरी समान है। बस एक ही कंडीशन ऐसा होता है जब वस्तु को हम लोग वक्रता केंद्र में रखते हैं, यानी वस्तु को हम लोग कहां पर रखेंगे, वक्रता केंद्र में। वस्तु की दूरी कितना है, 40, यानी वक्रता केंद्र तक की दूरी कितना हो जाएगा, 40, यानी ये जो वक्ता त्रिज्या हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा r बराबर 40 सेंटीमीटर। जब r हमें 40 मिल गया तो f निकाल लो, दैट इज r/2। ठीक है, यानी क्या हो जाएगा 40/2। ठीक है, 40/2 ये आ जाएगा 20 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा 20 सेंट। ध्यान देना, अवतल दर्पण बोला है लेकिन साइन माइनस में नहीं है। अगर माइनस में साइन देता इस सब का तो माइनस में देते, क्योंकि अवतल दर्पण में जो फोकस दूरी होता है वो माइनस में होता है। अगला है, किस लेंस की प्रकृति अभिसारी होती है, यानी अभिसारी लेंस किसे कहते हैं? तो बच्चा बच्चा बोलता है सर अभिसारी मतलब होता है उत्तल लेंस। क्या? अभिसारी मतलब होता है उत्तल लेंस। क्यों? क्योंकि देखो ये उत्तल लेंस है और ये क्या करता है ना, सारी किरणों को एक जगह पे अभिसारित कर देती है। ये जो भी है किरणों क्या करता है, सब एक जगह पे मिला दे रहे, यानी एक जगह पे अभिसारित कर दे रही, इसलिए इसको बोलते हैं अभिसारी लेंस। हाँ, और अगर पूछता कि किस लेंस की प्रकृति अपसारी होती है, अपसारी किस लेंस की प्रकृति होती है, तो क्या बोलते हैं हम लोग, बोलते बोलते अवतल लेंस, है ना। अगला प्रश्न हमारा क्या, देखो अच्छा उससे पहले तो आपके लिए तोहफा आ चुका है, झारखंड का एकमात्र सबसे ज्यादा चर्चित, सबसे ज्यादा अभी कह सकते हो डिमांड में एकलव्य झारखंड का क्रैश कोर्स, जो कि क्लास 10 हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए है, लॉन्च हो चुका है। ठीक है, और आप लोग अभी तक नहीं जुड़े हो तो इससे जुड़ सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। मात्र 299 में पूरा कोर्स खत्म होगा आपका। इसमें आपको सारा चीज पढ़ाया जाएगा, एग्जाम में किस प्रकार के प्रश्न, और यहां से पढ़ के आप अभी भी अगर मान लो कुछ भी नहीं पढ़े हो ना, तो भी यहां से आप पढ़ के फोड़ सकते हो। 90% से ऊपर तो आराम से उड़ा सकते हो। ठीक है, 90-95%। बस आप अच्छे से पढ़ो। अगर आपने पहले पढ़ा है, नहीं पढ़ा है, थोड़ा बहुत पढ़ा है, आपका सारा चीज, सारा दिक्कत दूर हो जाएगा। कुछ अगर ट्यूशन में छूट गया है, कहीं छूट गया है, सब कुछ शानदार तरह से हर एक क्लास होगा और आपको इसमें हर एक चीज मिलेगा। ठीक है, बिल्कुल बोर्ड एग्जाम की को टारगेट करके बैच आप लोग बनाया गया है। बहुत सारे बच्चे जुड़ चुके हैं। अगर अभी तक किसी कारणवश नहीं जुड़ पाए हो तो जल्दी से जुड़ जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक, कमेंट सेक्शन में लिंक दिया गया है। चलिए हमारा अगला प्रश्न क्या है, देख लेते हैं। हीरे का अपवर्तनांक कितना है? जी हाँ, हीरे का अपवर्तनांक कितना है? तो ये तो पता ही है ना कि हीरे का अपवर्तन जो होता है 2.42। डायरेक्ट पूछता है कि हीरे का अपवर्तनांक कितना है। ये सब डायरेक्ट पूछने वाले प्रश्न है, पता है। अगला प्रश्न क्या है, आंख का रंग निम्न में से किस पर निर्भर करता है? परितारिका, जिसको हम लोग बोलते हैं आइरिस। जी हाँ, परितारिका क्या बोलते हैं, आइरिस। तो आंख का रंग जो निर्भर करता है बेटा, वो किस पर करता है? परितारिका पर। अब देखो ना भाई, किसी का बोलता है ये गुलाबी आंखें, ये नीली आंखें, है ना। यानी ये क्या, वो जो नीली आंखों की बात हो रही है वो परितारिका की बात हो रही है। परितारिका ही रंग अलग अलग होता है।
आप ऐश्वर्या की आंखें देखिए, वो अलग रंग की है, ठीक है। आप जिससे प्यार करते हो उसकी भी आंखें देखना, उसके भी अलग रंग की है, आपकी भी हो सकता है, ठीक है। तो ये आपका परितारिका डिपेंड करता है, परितारिका पर आंखों का रंग निर्भर करता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही हो गया। चलो अब गुलाबी आंखें चाहे लाल आंखें चाहे काली आंखें जो भी है, आगे देखो। अच्छा अगला प्रश्न कहाँ है, ये लो। आंख के जरा दृष्टि दोष किस प्रकार के लेंस द्वारा दूर किया था? आंख में जो जरा दृष्टि दोष होता है ना, जरा दृष्टि दोष मतलब समझ लो उसको, थोड़ा थोड़ा निकट दृष्टि दोष होगा, थोड़ा थोड़ा दूर दृष्टि दोष, यानी क्या है जो ना इसमें उसकी इसमें जो होता है ना समंजन क्षमता घट जाती है। अच्छा सर जरा दृष्टि दोष इसको ठीक करने के लिए, तो इसको ठीक करने के लिए दोनों प्रकार का लेंस चाहिए बेटा। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चे, आपको इसमें अवतल लेंस की भी जरूरत होगी और उत्तल लेंस की भी। तो इसमें दोनों प्रकार की, इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं द्विफोकसी लेंस की जरूरत होती है जरा दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। प्रिज्म द्वारा प्रकाश की कौन सी परिघटना घटती है? तो प्रिज्म क्या करता है, ये आपका प्यारा सा प्रिज्म है मेरे बच्चे। अब ये एक रेखा जा रही है यहां से, ये 7 रंगों में बढ़ जाती है। कितने रंगों में? 7 रंगों में। तो 7 रंगों में जब बढ़ रही है ना, तो इसे बोलते हैं क्या, क्या बोलते हैं इसको? वर्ण विक्षेपण। क्योंकि यहां से जो किरण जा रही है सफेद किरण, ये कौन सी किरण है? सफेद। अब यहां पर 7 रंगों भी से लेकर आ रहे हैं, यानी वायलट, सॉरी विबग्योर, वायलट रहता है, इंडिगो रहता है, ब्लू, हरा, लाल, सब कुछ, ठीक है। तो यहां पर 7 रंगों में बढ़ जा रहा है, इस घटना को बोलते हैं प्रकाश का, सॉरी वर्ण विक्षेपण। यानी वर्ण विक्षेपण मतलब क्या होता है? डिस्पर्सन ऑफ लाइट, यानी कोई प्रकाश किरण, सफेद किरण जा रही है और 7 रंगों में विभक्त हो जा रहा है। क्या हो रहा है? 7 रंगों में बढ़ जा रहा है, ठीक है। यहाँ भी होगा, उसके बाद आई होगा, फिर बी होगा, ब्लू होगा, इस प्रकार से ये सारी चीजें आएंगी। अगला प्रश्न, एम्पियर किसका ऐसा मात्रक है? बताओ। इतना आसान अगर सवाल आ जाएगा, एक भी बच्चा छोड़ेगा? बता दो, कोई नहीं छोड़ेगा, छोड़ेगा। तो एम्पियर किसका ऐसा मात्रक बताओ। अब सॉरी विद्युत धारा का है ना। और प्रतिरोध का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो इसका ऐसा मात्रक होता है ओम, जिसको हम लोग इससे नोट करते हैं। आवेश का ऐसा मात्रक होता है कूलम, और विभव का ऐसा मात्रक होता है वोल्ट। ये सब याद रखना, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। इस बार धारा पूछा, अगला बार आवेश का पूछ दे, या फिर प्रतिरोध का पूछ दे, या फिर विभवांतर का पूछ दे, कुछ भी पूछ सकता है। क्या दिक्कत है? यदि ये बहुत बढ़िया सवाल है, देखो क्या है इस, यदि समांतर में संयोजित 2 ओम एवं 1 ओम प्रतिरोध के प्रतिरोधकों का तुल्य प्रतिरोध 12 नहीं या 1 ओम होगा, ठीक है। 1 ओम है तो x का मान क्या है? तो हम लोग जानते हैं सर कि तुल्य प्रतिरोध का सूत्र होता है 1/r इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2। वैल्यू बैठा दो सिंपल सा भाई, 1/r, r का वैल्यू कितना है? जो तुल्य प्रतिरोध क्या है? समतुल्य प्रतिरोध 1 है, तो 1/r का वैल्यू 1 है, लिख दिया मैंने। 1/r1, r1 का वैल्यू 2 लिख लेता हूं, और r2 का वैल्यू कितना लिखता हूं? x है, तो x लिख लेता हूं। यानी मैं अगर 2 और x का एलसीएम निकालो बेटा, तो 2 हो जाएगा, सॉरी 2x हो जाएगा। भाग दूंगा 2 से 2 खत्म, x बचा, x एक कम x, प्लस x खत्म, टाटा बाई बाई, 2 बचा, फिर प्लस है, ठीक है। तो 2 एक कम 2 हो जाएगा, और इधर क्या है? 1 ही है। 2x बटा में इधर क्या हो जाए? गुना हो जाएगा। यानी मैं इधर क्या लिख दूंगा सर? 2x लिख दूंगा, बराबर में उधर बचेगा x प्लस 2, x प्लस 2। अब इधर x प्लस में इधर क्या हो जाएगा पुत्तू? बोल दो, माइनस हो जाएगा। यानी 2x में x जाएगा तो आ जाएगा 2। ये आपका फाइनल उत्तर हो गया, x बराबर ऑप्शन नंबर सी। देखो जी, तो इस पैटर्न पर प्रश्न आएंगे, बस आप अच्छे से देख लो। और आप मुझे लास्ट में कमेंट करके जरूर बताना कि PIQ जो ये मैं बताया आप लोगों को, इसमें आप लोगों के 30 में से कितने सही बने। आप लोग में से हर एक बंदा मुझे कमेंट करके बताएगा, मैं उसका इंतजार कर रहा हूँ कमेंट का, ठीक है। और ज्यादा से ज्यादा सेशन को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना ताकि सभी को इसका लाभ मिले। तो 4 ओम, 6 ओम, 10 ओम की 3 प्रतिरोधक श्रेणीक्रम में जुड़े हैं, तो उनका तुल्य प्रतिरोध क्या होगा? पता ही है भाई, श्रेणीक्रम के लिए क्या होता है? R = R1 + R2 + R3। सिंपल सा तीनों को जोड़ दो, 4 + 6 + 10, जितना आएगा बस हो जाएगा आंसर, 20 ओम आ गया। तो ऑप्शन नंबर ए। क्योंकि देखो श्रेणीक्रम का फॉर्मूला क्या होता है? R1 + R2 + R3। पास्टर क्रम क्या होता है? R1/R1 + 1/R2 + 1/R3, ठीक है। श्रेणीक्रम पूछा तो सिंपल से जोड़ दिए। गर्म करने पर दंड चुंबक का चुंबकत्व तो क्या होता है? देखो जब चुंबक हम लोग गर्म करते हैं ना, तो क्या होता है? जो दंड चुंबक यानी जो बार मैग्नेट है, इसका चुंबकत्व खो जाता है। यानी जब चुंबक जैसा व्यवहार नहीं करेगा, चुंबक जैसा आकर्षित करती है ना, अब ऐसा आकर्षित नहीं करेगा। यानी क्या हो जाएगा? ये अपना गुण खो देता है, चुंबक का चुंबकत्व खत्म हो जाता है। अगला है, समीकरण एगो दिया हुआ है, किस प्रकार की अभिक्रिया है? CaO + H2O गिव्स COH होल ट्वाइस। ये किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो आप देखो कितना आसान है भाई, दो को चीज बन के कोई एक चीज बना रहा है, दो का संयोग हो रहा है, एक नया निर्माण हो रहा है। यानी जब संयोग होकर कोई चीज बनता है, एक पदार्थ, उसको बोलता है संयोजन अभिक्रिया। किसी भी उदासीन विलयन का pH मान होता है, कोई भी विलयन जो उदासीन होता है उसका pH मान कितना होता है?
बोलो उदासीन, अम्ल क्षार की बात नहीं कर रहा हूं, ध्यान दो। तो उदासीन विलयन का पीएच मान होता है 7। हाँ बेटा, अगर अम्ल हो गया, अम्ल हो गया तो मेरे प्यारे बच्चे हो जाएगा 7 से कम, और अगर क्षार हो गया तो क्या हो जाएगा, 7 से ज्यादा, 14 तक, ठीक है। हम्म, जब कली चूना पर जल डाला जाता है तब किस प्रकार की प्रक्रिया होती है। देखो हम लोग घर में क्या होता है ना, जब सफेद वफेद होता है तो पिताजी या घर के कोई आदमी जाकर बाजार से क्या लाते हैं, चूना ले आते हैं। अब उसको रात भर भिगोने के लिए डालते हैं। आप लोग भी ये चीज देखे होंगे, मैंने तो घर में बचपन में कई बार देखा है, बचपन में क्या, अब भी देखता हूँ, ठीक है। तो हम लोग क्या, बाल्टी में चूना डाल देते हैं और उसी वक्त फड़ 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 वो फूटने लगता है, नहीं फूटने लगता है, पूरा गर्म, बोलता है कि उसके आस समझ जाओ छीटा लगेगा तो भाई आपका चमड़ा जला देगा। तो क्या हो रहा है बताओ, कली चूना पर जब जल डाल रहे हैं तो हमें उष्मा मिल रहा है या हमें उष्मा देना पड़ रहा है। तो बोले सर ऑब्वियस सी बात है, जब गर्म हो रही है तो हमें उष्मा मिल रहा है उससे, और जब हमें उष्मा मिलती है, जब सॉरी विकास सर को नहीं, मतलब जब उष्मा हमें मिलती है, समझ रहे हो तो क्या हो जाएगा, उष्मा छिपी विक्रिया हो जाएगा। लेकिन ऐसी विक्रिया जिसको कराने के लिए हमें 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 ऊर्जा देना पड़ेगा ना, वो हो जाएगा उष्मा शोषी। क्लियर है। लोहा पर जिंक की लेपित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। लोहा पर जब जिंक की परत चढ़ाते हैं ना, उसको बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन, गैल्वेनीकरण, या फिर आप हिंदी में कह सकते हो उसको जस्तीकरण। जिंक मतलब जस्ता है, तो हम लोग क्या बोलेंगे उसको, जस्तीकरण बोलेंगे, ठीक है। जैसे एल्यूमिनियम की परत चढ़ाने को एनोडीकरण कहते हैं, उसी प्रकार जिंक की परत चढ़ाने को जस्तीकरण कहा जाता है। जस्ता धातु क्षारक के साथ अभिक्रिया कर कौन सा गैस बनाता है। तो जस्ता जो धातु है ना, वो क्षारक से अभिक्रिया कर लेगा। जस्ता यानी कि भैया आपका जिंक, ये क्षारक से अभिक्रिया कर लेगा और आपका हाइड्रोजन धातु प्रोड्यूस करेगा। कितना, कौन सा धातु बेटा, तो हाइड्रोजन धातु, है ना। अगला है धावन सोडा, या धोवन नहीं भाई धावन सोडा का रासायनिक सूत्र है धावन सोडा। जो कपड़ा खींचने वाला, आपका कपड़ा कौन खींचता है, आप खुद या मम्मी आपकी। तो देखो, तो धावन सोडा का रासायनिक सूत्र पूछा है तो याद रखना, धावन सोडा का जो रासायनिक सूत्र हो जाएगा ना बेटा, वो हो जाएगा Na2CO3 डॉट 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 10H2O। ये धोने वाला सोडा है। हाँ, कपड़ा अपड़ा खींचते हो तो इसका यूज होता है, आई बात समझ में, ठीक है। निम्न में कौन उपधातु है। तो भैया कार्बन तो धातु ही, ये तो होगा नहीं। कॉपर भी धातु, ये तो होगा नहीं। कार्बन अधातु, ये तो होगा नहीं भाई, ये हो जाएगा एसबी। एसबी क्या आपका, ये आपका अधातु हो जाएगा, सॉरी अवधातु हो रहे हैं, अधातु हो रहे हैं, उपधातु हो जाएगा। मेथेन में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं। देखो इस प्रकार क्वेश्चन आपका, इस प्रकार का जो प्रश्न है ये आपके सब्जेक्टिव में रह सकता है। तो सिंपल सा, मीथेन का सूत्र कितना होता है, मीथेन का CH4। कैसे लिखेंगे, 1 2 3 4 हो गया है मुझको प्यार, नहीं नहीं मुझे प्यार नहीं हुआ है, ये एच हो गया, ये एच हो गया, ये एच हो गया और ये एच हो गया, 4 हाइड्रोजन हो गया ना। अच्छा के गो बॉन्ड आप खुद गिन सकते हो, अब इसमें विकास सर क्या ही गिने का, विकास सर को गिनती नहीं आती है। आप लोग गिन के बताओ इसमें के गो बॉन्ड हुआ, कितना सौ जवाब बना। तो सर ये बात है, 4 को बना तो 4 को मारेंगे है ना। ये देख लो, इसको नहीं आया, 1 गो बॉन्ड, 2 गो बॉन्ड, 3 गो बॉन्ड, 4 गो बॉन्ड, तो सहसंयोजक आबंध कितना हो जाएगा, 4 ही ठो हो जाएगा। हाँ, अब इससे आसान प्रश्न क्या ही पूछेगा बोर्ड एग्जाम, बोलो। एल्केन का सामान्य सूत्र पूछा है, तो CnH2n+2 हो जाएगा एल्केन का। हाँ, अगर एल्कीन का पूछता तो ये होता एल्कीन का, ये भी याद रखिएगा, क्योंकि हो सकता है एल्केन का पूछा है तो इस बार एल्कीन या एल्काइन का पूछ ले। तो एल्कीन का हो जाएगा आपका CnH2n, और एल्काइन का ये वाला हो जाएगा, ये वाला किसका हो जाएगा, एल्काइन का हो जाएगा। क्लियर, याद रख लेना, ठीक है ना। चलिए मेरे प्यारे बच्चे, अगला प्रश्न मैं देखूं कि OH प्रकात्मक समूह है। OH कौन सा प्रकात्मक समूह है, तो ये अल्कोहल है। क्या है बेटा, अल्कोहल है। अगला है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक नहीं है। स्वपोषी पोषण जो हम लोग नहीं करते हैं, हम लोग भाई बना बनाया खाना खाते हैं, ठीक है। बना बनाया मतलब क्या भाई, मम्मी बनाए तो वो वाला नहीं। जैसे आप चावल भात खाओगे तो चावल लोगे तब तो खाओगे, रोटी खाओगे तो आटा गेहूं को पिसाओगे तब तो हम लोग हर एक चीज के लिए दूसरे पर डिपेंड है, लेकिन पेड़ पौधा डिपेंड नहीं है ना। वो क्या करता है, सूर्य से प्रकाश लेता है, मिट्टी से जल लेता है, वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड सोख लेता है, पत्ते में क्लोरोफिल होता है, ये सबको मिला करके खाना तैयार कर देता है, खुद भी खाता है और हमें भी खिलाता है। क्या, ऑक्सीजन। तो यहाँ पर 100% आवश्यक क्या नहीं है, तो CO2 तो जल, कार्बन डाइऑक्साइड जल चाहिए ही चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए, सूर्य का प्रकाश चाहिए, ऑक्सीजन इनको नहीं चाहिए। क्या आवश्यक नहीं है, ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन ये प्रदान करता है ना। जो 100% करेगा पेड़ पौधे, ऑक्सीजन क्या करता है, वो प्रदान करता है, ऑक्सीजन का यूज नहीं करता है। कुटपाद पाया जाता है, तो कुटपाद बेटा अमीबा में पाया जाता है, ठीक है। अमीबा क्या करता है, खाना को पकड़ने के लिए दो गो ऐसा मुंह टाइप का अपना आकृति कर लेता है, निकालता है, उसको बोलते हैं कुटपाद। माना कि मुश्किल है मगर तुम सुनो मुसाफिर, कहीं अगर तू, क्या बोलता है, कहीं अगर
तू रुका तो मंजिल आएगी ना फिर, इसलिए रुको नहीं, पढ़ो। निम्न में कौन मनुष्य का एक उत्सर्जी अंग नहीं है? तो यकृत भी है, अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालते हैं। वृक्क तो निकालता ही है भाई, शरीर से जो भी यूरिया या फिर जो मूत्र रूप में हम निकालते हो, किडनी का ही काम है। फेफड़े के द्वारा भी निकलता है, आप जो कार्बन डाइऑक्साइड करके फूक देते हो, कहां से आता है वो? फेफड़े से आता है, तो फेफड़े भी हो गया उत्सर्जन। बट अग्नाशय जो है आपका उत्सर्जन अंग नहीं है, ये उत्सर्जी अंग नहीं होगा। क्लियर है? फल पकाने वाला हार्मोन जिसका प्रयोग हर एक फल वाला करता है, तो आप में से कौन फल वाले को जानते हो कि वो लोग किससे अपना फल पकाता है? तो जाके पूछ लेना, भाई जी आपको इससे फल पकाता हो, एथिलीन से क्या? तो बेटा तुमको कैसे पता? याद है, एथिलीन जो होता है ना, फल पकाने वाला हार्मोन है पौधों में। ठीक है। अगला, निम्न में कौन सा एक पादप हार्मोन नहीं है? कौन सा नहीं है देखो, तो इथिलीन तो पादप हार्मोन है, ऑक्सिन भी है, साइटोकाइनिन भी है। ऑक्सीटोसिन जो है ना बेटा, ये आपका पादप हार्मोन नहीं है, ये आपका नर हार्मोन है, सॉरी मनुष्य का हार्मोन है। और ये जो है गर्भावस्था में ज्यादा ये काम आता है, तो समझ लो ये एक पुरुष हार्मोन, मतलब क्या बोलते हैं, मादा हार्मोन है। निम्न में से कौन अंतस्रावी ग्रंथि है? कौन अंतस्रावी ग्रंथि है? यकृत, लार ग्रंथि, श्वेत ग्रंथि की थायराइड? अंतस्रावी ग्रंथि कौन है, बता दो जल्दी से इनमें से। यकृत हो जाएगा, लार ग्रंथि हो जाएगा, श्वेत ग्रंथि की थायराइड ग्रंथि। चलो एक आपके लिए होमवर्क देता हूं, आप लोग जो यहां तक पहुंचे हो एक बार प्यार से कमेंट करके इसका आंसर जरूर बोल देना। देखता हूं कौन कौन यहां तक देख रहे हो, किसमें इतना पेशेंस है, कौन कौन अच्छा नंबर लाना चाहते हो, कमेंट में जरूर बोलना। अगला प्रश्न है, किस किण्वन क्रिया होती है किसमें? बताओ। किण्वन हाइड्रा में, अमीबा में, ईस्ट में, किनमें से कोई नहीं? याद रखना, किण्वन क्रिया होती है ईस्ट में। भ्रूणपोष होता है, तो भ्रूणपोष त्रिगुणित होता है। कितना गुणित होता है बेटा? त्रिगुणित होता है। और हमारा अगला दो सवाल जो कर देगा कमाल, गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं? कोशिका में, उत्तक में, केंद्रक में, किनमें से सभी? तो ये हो जाए केंद्रक में। कि बेटा याद रखना, जो गुणसूत्र पाया जाता है ना, कहाँ पाया जाता है? केंद्रक में पाए जाते हैं। अगला, निम्न में कौन उत्पादक है? देखो उत्पादक मतलब वो क्या, वो खाता नहीं है, उसी को सब खाता है। जैसे घास, वो किसको खाएगा? घास को हिरण खाता है, घास को बकरी भी खाती है, ये आपका उत्पादक हो जाएगा। यानी कि क्या हो जाए, घास। घास क्या हो जाए आपके लिए? उत्पादक। और बता दूं ये आप लोगों का, ठीक है, घास आपका सही उत्तर हो जाएगा। और आप लोगों का भाई अगर थोड़ा सा भी डर लग रहा तैयारी में, क्या पढ़े क्या नहीं, तो आपको मैं फिर से बता दूं, झारखंड का एकमात्र कोर्स जो कि इतना ज्यादा क्रेज अभी दिखाई दे रहा है बच्चों में, इतना तो क्रेज किसी भी बैच में नहीं दिखाई दिया है। पहला एकमात्र झारखंड का बैच जिसमें झारखंड के हजारों बच्चे टॉपर निकलने जा रहे हैं और इतिहास का गवाह बनने जा रहे हैं। तो आप भी अगर तक नहीं जुड़े हो इस बैच में, तो जल्दी से जुड़ जाइए। डिस्क्रिप्शन में, कमेंट सेक्शन में लिंक दिया गया है। मात्र 299 में ये ऑफर आप लोगों का जल्दी खत्म भी हो जाएगा। सारी क्लासेस आपका एप्लीकेशन पर, वीडियो एप्लीकेशन पर देखने को मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और आज उसका पहला क्लास भी है यूट्यूब में साइंस का, तो उसको जरूर देखिएगा। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलेंगे दूसरा में जल्द ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।